हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद 9 PM पे दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड आप जो आंसर्स लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं उसको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, विच इज़ प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जहाँ तक आज के सेशन की बात है तो आज भी हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस हमने लिए हैं GS3 से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और हमेशा की तरह सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट से है। एक 10 मार्कर है, मीन्स 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कंटेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज ए यूजफुल इंडिकेटर फॉर असेसिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ए कंट्री। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, एनवायरनमेंट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भले ही वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, वो करंट अफेयर या फिर डायनामिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरह की जो नई टर्म्स होती हैं वो सब आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, जैसे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये जो भी होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या है, आप किसी कंट्री में रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको असेस कर सकते हो। कितनी प्रोग्रेस हो रही है तो उसको मेजर करने का एक यूजफुल इंडिकेटर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए डिफरेंट पार्ट्स क्या हो सकते हैं। हमारा फोकस हमेशा की तरह होता है स्ट्रक्चर पे कि क्या इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो देखिए 10 मार्कर है, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप बताइए कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, ये एक यूजफुल इंडिकेटर है। उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। 10 मार्कर है तो इसमें ज़्यादा पार्ट्स होते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या रहा, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन आप बताइए कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट एक यूजफुल इंडिकेटर है। उसके बाद आप कंक्लूड कर दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखिए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन क्या करती है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है और ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या होगा कि कुछ वेस्ट भी जनरेट होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कंजप्शन और वेस्ट जनरेशन। अब ये जो कंसेप्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, ये एक मेजरमेंट का टूल है और ये किस चीज़ को मेजर करता है कि इतने ही नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन, और इस वेस्ट को एब्सॉर्ब करने के लिए आपको कितनी प्रोडक्टिव लैंड की ज़रूरत होती है। इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए एक पॉपुलेशन है तो वो पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करेगी और उससे क्या होगा, कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या मेजर करता है कि आपको कितनी प्रोडक्टिव लैंड चाहिए ताकि इतने ही नेचुरल रिसोर्सेज आप प्रोड्यूस कर लो और जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको एब्सॉर्ब कर लो। इसको कहा जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो कि एक मेजरमेंट टूल है और
इसकी यूनिट क्या होती है, ग्लोबल हेक्टेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का, और ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है। अब देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना होगा इंट्रोडक्शन में, और इससे अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझा दीजिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है कि एरिया ऑफ प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज दैट पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड असिमुलेट द वेस्ट दैट द पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस। तो बात सेम कही गई है, लेकिन हो सकता है कि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी टफ हो, ये आसान भाषा में लिखा हुआ है, मीनिंग सेम है जो मैंने आपको अब बता दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया है कि ये किस तरह से एक यूजफुल इंडिकेटर है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका कंजप्शन कितना है, ठीक है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है, और आपको ये भी पता होता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो देखिए इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक यूज़फुल इंडिकेटर है। कैसे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है फुटप्रिंट वाला, इससे आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए जो फुटप्रिंट है, मतलब जो एरिया रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है जो अवेलेबल एरिया है उससे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो रिस्क है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। फुटप्रिंट ज़्यादा है मीन्स ज़्यादा एरिया आपको चाहिए, ठीक है, मतलब कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद देखिए आपको कंजप्शन पता होता है तो आप लिंक कर सकते हो कि इकोलॉजिकल सर्विसेज सफिशिएंट हैं कि नहीं है, ये आप एक कनेक्शन बिठा सकते हो, ये एक सेकंड पॉइंट हो जाएगा। देन एक्सप्लॉइटेशन कितना हो रहा है ये भी आप पता कर सकते हो, आप इसको क्वांटिफाई कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। अब देखिए ये क्या है, देखिए रिसोर्स डिमांड ऑब्वियसली बात है बढ़ती जाती है, और हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज भी करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इफेक्टिव है या नहीं है, इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो फुटप्रिंट के माध्यम से। इसके अलावा ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रमोट करता है कि आप टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन सस्टेनेबल हो, ठीक है, ये हो जाएगा सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेग्रीगेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जो रिसोर्सेज काफ़ी जल्दी रीजनरेट होते हैं उनको यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की जगह हमें सोलर एनर्जी यूज करनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी क्विकली आप इसको रीजनरेट कर सकते हो, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन कम्युनिकेशन, देखिए एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और इस मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकते हो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, ताकि वो सही से रिमेडियल एक्शन ले सकें। तो ये चीज़ होती है यूजफुल इंडिकेटर, किस तरह से ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए जहाँ तक कंक्लूजन की बात है तो आप इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो कि ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज कहाँ पे है। देखिए अगर आपको पता है कि क्या आपका कंजप्शन है और अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, तो आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हो जो प्लानर्स हैं, जो सिटी को प्लान करते हैं कि आपको किस तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंक्लूजन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे एड्रेस कर लिया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो कि एक 15 मार्कर है, मतलब 250 वर्ड्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, इससे आप क्या समझते हो, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। देन पूछा गया है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको बतानी होगी। देन स्टेट द मेजर्स टेकन टू इंश्योर द सेम, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं वो आपको बताने होंगे। तो ये 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको एड्रेस करने होंगे।
इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये तीनों पार्ट्स कि इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है, देन आप बताइए कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देन आप बताइए कि इसके मेजर्स क्या है, और फिर आप कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देखिए इंट्रोडक्शन। अब जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो यहीं पे जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है डेफिनेशन, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस बताइए और सबसे एंड में आपको स्टेप्स बतानी होगी और कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 पार्ट हैं जो आपके इस आंसर में होने चाहिए। अब देखिए जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको डिफाइन करना होगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए नाम से लग रहा है कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसका रिलेशन किसके साथ है, इंफॉर्मेशन के साथ है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आज की डेट में बहुत कम ऐसी टेक्नोलॉजी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आईसीटी इंफॉर्मेशन टूल्स का यूज नहीं होता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही बैंकिंग हो, न्यूक्लियर पावर हो, एनर्जी हो, आपका रेलवे हो, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए, सब में आईसीटी टूल्स, इंफॉर्मेशन, डाटा इसका यूज होता है, और ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसका प्रोटेक्शन हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी डेफिनेशन बतानी होगी, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आईटी एक्ट 2000 में इसको डिफाइन किया गया है, इसको आप याद कर लो कि ये होता क्या है। ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज the incapacitation or destruction of which shall have debilitating impact on national security, economy, public health and safety। क्योंकि देखिए ये सब आइसोलेटेड नहीं है, सब में यूज होता है डाटा का, इंफॉर्मेशन का, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा तो उसका इफेक्ट इन सब चीज़ों पे भी होगा। हमने देखा था WannaCry एक रैंसमवेयर था। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि इनका जो प्रोटेक्शन है वो हमें क्यों करना चाहिए, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसको देखने से पहले देखिए ये एग्जांपल है कि क्या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं। देखिए इन सब में इंफॉर्मेशन काफ़ी क्रिटिकल होती है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, भले स्पेस कम्युनिकेशन हो, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल पेमेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब में भी इसका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, तो सब में इंफॉर्मेशन एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब देखिए अगर जो एनर्जी सेक्टर है इस पर अटैक होता है तो इसका इम्पैक्ट बाकी सब जगहों पे होगा। अगर बिजली नहीं है, अगर लाइट नहीं है, तो बैंकिंग, रेलवे, जितने भी सेक्टर आप सोच सकते हैं उस सब पे उसका इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए ये सब लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो वन बाय वन ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। नंबर 1 देखिए क्यों सिग्निफिकेंट है, हमें क्यों प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्रूशियल सेक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हैं, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि रेलवे हो गया, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर पावर हो गई, ये सारे सेक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं। देन इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, हमने बात की थी WannaCry जो कि एक रैंसमवेयर है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, 2008 में रशिया ने अटैक किया था, किस पे, जॉर्जिया पे अटैक किया था, तो वो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि एक साइबर अटैक था। देन इंटरडिपेंडेंसी, जितने भी सेक्टर हैं ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। रेलवे हुआ, भले बैंकिंग हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लो लाइट नहीं आ रही है, अगर मान लो पावर ग्रिड फेल हो गई, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बाकी सब पे भी देखने को मिलता है। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, देखिए ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी जो पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, ये सब इसी पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इसका प्रोटेक्शन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ली हैं। तो देखिए यहाँ पे समझाने का कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, और ये आप कहाँ पे पढ़ेंगे, जो करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं वहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी।
ठीक है, और ये आपके सामने भी है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। सबसे पहला, एक नोडल एजेंसी बनाई है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि एक नोडल एजेंसी होगी इस फील्ड के लिए। देन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, आईटी एक्ट है, CERT इन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया वो बनाई हुई है। अगर मान लो कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो उसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब आता है कंक्लूजन। तो देखिए, कंक्लूजन में कोई सोल्यूशन दे दीजिए कि क्या और चीज़ हमें करनी चाहिए। जैसे कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस हमको यूज़ करने चाहिए, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमको करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और वो क्या है, जहाँ पे हम कुछ लर्नर की आंसर शीट्स देखते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट वाला है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है डेफिनेशन से और अच्छे से डिफाइन किया है, तो इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। देन इन्होंने उसकी जो सेकंड पार्ट पूछा गया है कि किस तरह से यूजफुल इंडिकेटर है वो बताना स्टार्ट किया है। बट देखिए, यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी होगी। ठीक है, तो वो एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, आपको हेडिंग डालनी होगी कि अब कौन सा पार्ट आप एड्रेस कर रहे हैं। और आपने बताया कि टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो देखिए, सजेशन क्या है कि हेडिंग बुलेट पॉइंट फॉर्मेट ये आपको यूज़ करना चाहिए। हेडिंग लिखी और फिर उसके बाद आपको बुलेट पॉइंट लिखने चाहिए, ये एक अच्छा फॉर्मेट है। और जब आप 10 मार्कर की बात करते हो तो वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। देन आपने एवरेज ग्लोबल फुटप्रिंट की बात की है, तो ये भी ठीक है। देन आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि दिस शोज दैट द वर्ल्ड इज यूजिंग मोर देन द रिसोर्सेज दैट द अर्थ इज जनरेटिंग एंड क्रिएटिंग मोर वेस्ट। अब देखिए, आप एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहे हो अलग अलग तरीके से, तो ऐसा मत करो, क्योंकि एक 10 मार्कर है, वैसे स्पेस कम होता है, तो आपके पॉइंट्स में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डायमेंशंस ज़्यादा आप ऐड करो। देन आपने यहाँ पे अर्थ ओवरशूट की बात की है, तो ऐसा लग रहा है कि आप एक ही चीज़ को ना बार बार रिपीट कर रहे हो। ऐसा मत करो, आपके पास कंटेंट है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन ये क्वेश्चन सही प्लेटफॉर्म नहीं है उस नॉलेज को दिखाने का। एक 10 मार्कर है, कितना लिखोगे करंट अफेयर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप एड्रेस करिए। काफ़ी सारी डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, और वो कौन सी हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपने बताया वे अहेड कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ये पूछा नहीं गया है, तो इसको आपको शॉर्ट में लिखना होगा, ब्रीफ में आप इसको लिखिए। आपने इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा एड्रेस किया है। ठीक है, 1 या 2 पॉइंट काफ़ी होंगे। ठीक है, तो वो एक मुझे इशू लगा कि आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है कि दिस इंश्योर इन रीचिंग अचीविंग आपको लिखना चाहिए SDG 12, 14। तो ठीक है, कंक्लूजन आपका बढ़िया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अच्छे से हो सकती थी। और ये जो पार्ट आपने एड्रेस किया है वे अहेड वाला, तो ये थोड़ा ब्रीफ में आपको रखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है कि वर्ड लिमिट आपको फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी लंबा आपका ये आंसर हो गया है, और मेंस में आपको काफ़ी लिमिटेड स्पेस मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वही डेफिनेशन आपने लिखी है जो IT एक्ट कहता है, तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपकी हेडिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ CII। अब देखिए, ये हेडिंग गलत हेडिंग है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, उसको सिग्निफाई आपको करना है। तो हेडिंग आपकी सही होनी चाहिए, प्रोटेक्ट CII, नेशनल नोडल एजेंसी फॉर ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट नेशन CII। अब देखो, ये फिट नहीं हो रहा है ना, ये पूछा नहीं गया है, ये तो मेजर्स में आएगा। ठीक है, तो हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए उसकी सिग्निफिकेंस आपको बतानी होगी, क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल सेक्टर है। तो ये एक पॉइंट आपने अच्छा पॉइंट लिखा है। देन प्रोवाइड स्ट्रेटजिक लीडरशिप। अब देखो, ये पॉइंट भी सही नहीं है। कोऑर्डिनेट, शेयर, मॉनिटर, कलेक्ट, एनालाइज, तो ये पॉइंट भी सही नहीं है। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, वो आपने सही से एड्रेस नहीं की है।
प्रोटेक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको बताना है। आपने क्या किया है, आपने CII की सिग्निफिकेंस बता दी है जो कि सही नहीं है, ठीक है। देन मेजर्स आपने बताया है, नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, आपने CERT के बारे में बात की है। आपने साइबर सुरक्षित इनिशिएटिव की बात की है, साइबर सिक्योरिटी की बात की है, कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात की है। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो रिलेवेंट पॉइंट है वो आपने छोड़ दिए हैं। जो इसकी नोडल एजेंसी है एटलीस्ट उसको तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इसी के लिए बनाई गई है, तो वो चीज़ आपने छोड़ दी है। तो कंटेंट का इशू है। देन फिर आपने इसको कंक्लूड किया है कि द रैपिड डिजिटाइजेशन कनेक्टिविटी ऑफ CII हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड सिग्निफिकेंटली broadened the categories and reach of risk threatening the resilience of modern। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये जो कंक्लूजन है ये सही कंक्लूजन नहीं है, आपको कुछ सोल्यूशन वगैरह यहाँ पे देना चाहिए। इतना अच्छा नहीं लग रहा है आपका कंक्लूजन, थोड़ा सा अपीलिंग होना चाहिए। और देखिए ये जो आंसर आपने लिखा है ये काफ़ी शॉर्ट आंसर है, ये आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, एक 15 मार्कर है, और वो दिख भी रहा है क्योंकि आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस कर दिए हैं, ठीक है। तो डायमेंशंस आपको ऐड करनी होगी, कंटेंट को एनरिच करना होगा, और जो वर्ड लिमिट दी गई है उसको फॉलो करिए। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इनिशिएटिव को आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप्स हैं उसमें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।